नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में। इसमें हम एडिटोरियल वेज होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं ताकि हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप उसको पढ़ो तो आपको अच्छे से वह याद हो जाए और उसके जो मेन फैक्ट होते हैं वह हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज 8 सितंबर का है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से है, जिसमें कहा भी जलवायु परिवर्तन की आत्मघाती अनदेखी। यानी जो जो हमारे जो जलवायु है उसको हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है जो संयुक्त राष्ट्र के जो महानिर्देशक हैं, जिनका नाम क्या है, एंटोनिया गुतरेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा है भी जो मानवता की जो आधी आबादी है वह बाढ़, सूखे और प्रचंड तूफान जैसी आपदाओं से ग्रसित है। ठीक है, और इसके अंदर क्या कहा है आगे, इसमें कहा है फिर भी हम क्या भी इतना कुछ जानने के बाद भी जो भी जैव ईंधन है, ठीक है, तो जैव ईंधन की जो हमारी ज़रूरत है उसको हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इन्होंने एक वर्ड यूज किया है भी, या तो हम क्या करें भी जो सामूहिक प्रयास करें या फिर सामूहिक हम आत्महत्या करें। यानी अगर हम जलवायु को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी एक प्रकार की सामूहिक आत्महत्या होगी। ठीक है, इसमें आगे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिए गए हैं। क्या क्या भी पाकिस्तान में 6 दशकों से सबसे जो विनाशकारी जो तबाही यानी कहते हैं जो बाढ़ की स्थिति बनी है वह पिछले लगभग 6 दशकों की ये है। और भारत के भी कई पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर भी क्या है, यानी जो या तो है बहुत ज़्यादा अधिक बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आ गए। जो मैदानी एरिया है वहाँ पर क्या है, सूखे की स्थिति बनी हुई है। फिर इसके अंदर चीन का एग्जाम्पल लिया गया, जो चीन की जो ये तेंग्स नदी है वह भी सूखने की वजह से क्या हो गया, अभी वहाँ पे जो पन बिजली है, ठीक है, परमाणु बिजली है, तापीय बिजली है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तापीय बिजली कैसे, यानी परमाणु बिजली से क्या होता है, अभी जो रिएक्टर्स गर्म हो जाते हैं उनको ठंडे करने के लिए हमें ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगर पानी कम होगा तो उसकी वजह से वह जो पन यानी जो हम परमाणु बिजली का जो उपयोग करते हैं वो भी अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया जो चीन अब क्या कर रहा है भी, जो तिब्बत का जो पानी है या फिर जो उत्तर की जो नदियां हैं उनका जो पानी है वह कहीं ना कहीं अपने वहां पर बांध बनाकर लेके जा रहे हैं, जिससे भारत भी प्रभावित होगा। क्योंकि भारत की जो सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भी कहीं ना कहीं हमारी चीन से होकर बहती है। तो जो पानी वह भारत में आना चाहिए वह कहाँ जाएगा, फिर चीन में चला जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल एक देश में नहीं पूरे विश्व पर है। एक यानी इससे प्रभाव भी पड़ेगा, साथ ही साथ जैसे संघर्ष जैसे भी उत्पन्न होंगे। आज जहाँ सीमा विवाद है कल वहाँ जल विवाद जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अभी जो पूर्वी अफ्रीका का जो सोमालिया का भी एग्जाम्पल लिया गया है कि अभी वह भी कई दिनों से जो सूखा है और सूखे के कारण बहुत भीषण अकाल की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है और जल संकट के कारण ठीक है, इसके अंदर और जो कुछ यूरोप की जो नदियां उनका एग्जाम्पल लिया है, जिसके अंदर जैसे ड्यूबस है, राइन है जैसी प्रमुख नदियां हैं, उनका भी जल स्तर दिनों दिन क्या होता है, गिरता जा रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर का भी जो फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, वहां पर भी जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा और मैदान बंजर के हो गए। क्या क्या भी जो इसमें क्या है, जो फ्रांस है, इटली है, वह भी क्या कर रहे हैं, तो अपनी जो निर्भरता है उसको क्या कर रहे हैं, जल ऊर्जा से यानी जिसको जो पन बिजली होती है उस पर हटा करके अभी वह किस पे, जो सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा उन पे लगा रहे हैं, यानी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, अभी जो पानी की जो कमी है उससे बनने वाली बिजली है तो उसके तुलना में अभी हमें क्या करें, उससे शिफ्ट होकर कहा जाएंगे हम जो हमारी जो पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ इसमें कहा गया जो यूरोप में जो हरे भरे चाह करके सूखे मैदान थे वह भी किन दिनों दिन क्या हो रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। ठीक है, अगला इसके अंदर क्या कहा गया है, फिर इसके अंदर जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लिया गया है। अमेरिका में भी तो क्या ग्रीष्म लहरें जिसको हम बोलते हैं गर्म लहरें होती है। ठीक है, जो गर्म लहरें होती है वह भी कहीं ना कहीं जो सूखे का कारण बनती जा रही हैं। और भूमि जल का जो जल है वह भी क्या है, दिनों दिन क्या होता जा रहा है, हमारा नीचे चलता जा रहा है। यानी जो भूजल भी हमारा उससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ ठीक है, जो रेगिस्तान का जो एरिया है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जो घास के मैदान सूख रहे हैं और वह भूमि किस में परिवर्तन हो रही है, रेगिस्तान के अंदर परिवर्तन हो रही है। ठीक है, उसके बाद में इसमें कनाडा का एग्जांपल लिया है। कनाडा में क्या है, पिछले साल जो थार जितना को तापमान, जो यानी भारत के अंदर जो थार मरुस्थल के अंदर का जो तापमान रहता है वैसा तापमान जो है हमारे जो कनाडा था वहाँ पर पिछले वर्ष नोट किया गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी जलवायु रहती है, मगर उतना तापमान अगर वहाँ पर होगा तो वहाँ जो बर्फ है वह पिघलेगी, जिससे क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं जो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जो शहर बसे हैं वह जलमग्न हो जाएंगे।
ठीक है। अगला इसके अंदर क्या क्या है, इसमें अंदर कहा है भी जलवायु के पिघलने से, यानी जलवायु के, इसमें कहा भी जो अमेरिका ने क्या किया था, भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने कहा था जो हमारा जो कब जो पिछले हुआ था जिसको हम बोलते हैं, यह एक बार जो ग्लासगो जलवायु सम्मेलन था, उसमें कहा था भी हम जलवायु से संबंधित एक बिल लेकर आएंगे, मगर उसके अंदर भी जो वहाँ की संसद है वह अड़चने पैदा कर रही है, ऐसा बिल लाने भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। अगला कहा भी जलवायु की रोकथाम में केवल यातायात उद्योग में होने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाना या उनसे बचाना और पेड़ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, यानी हम ये ऐसा नहीं है अभी जैसे यातायात पे कंट्रोल कर लिया हो या उत्सर्जन में कमी, इससे ही नहीं, हमें कहीं न कहीं मिलकर प्रयास करना होगा ताकि क्या कर सके हम इस पर यानी काबू पा सके। ठीक है, एक अनुमान लगाया गया जिसके दौरान जो करीब 1/3 वो जो कार्बन है, ठीक है, ये एक पॉइंट ऐसा है जो इसके अंदर था, बाकी जो आर्टिकल था उसमें नहीं था। इसमें कहा जो 1/3 जो कार्बन उत्सर्जन है वह कहीं ना कहीं दुनिया में भोजन उत्पादन से हो रहा है। एग्जाम्पल भी बताया गया कैसे, कहा गया भी दुनिया का लगभग 23% गैस उत्पादन उत्सर्जन केवल और केवल पशुपालन से होता है, मांस और डेयरी उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण हो रहा है। ठीक है, कह रहे जो मवेशी पशु हैं उनके पालने से इंसानों की तुलना में दुगना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। उसके बाद में कहा गया कहीं ना कहीं फिर जो मुर्गी पालन है या बख्त पाले हैं जिसको बतखें बोलते हैं, उनके पालन है उनमें भी कहीं ना कहीं 3 गुना तक की वृद्धि है। अगला है चिंता की बात यह है भी आर्थिक विकास के साथ साथ भारत में जो शाकाहारी आबादी वाले देश में भी मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि मांस से क्या हो रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। एक इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है भी 100 ग्राम हम जब मांस उत्पन्न करते हैं तो उसमें कम से कम 50 किलोग्राम का कार्बन उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बाद अगला एग्जाम्पल देखा, भारतीय शहरों में जहरीली आओ हवाओं के लिए अमेरिका चीन भी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि जो भारत की जो वायु है उसके लिए अमेरिका तो जिम्मेवार नहीं है। जो अभी जो दिल्ली में के अंदर जो प्रदूषण होता है, ठीक है, या हैदराबाद के अंदर या कहीं और शहर के अंदर अगर प्रदूषण होता है तो उसके लिए अमेरिका या चीन तो जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए तो हमें भारतवासी ही इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए इसमें कहा गया है तो हमें कहीं ना कहीं जो गैस की निर्भरता है या जो पेट्रोलियम पदार्थ की निर्भरता उस पर कम हो गए, हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो हाइड्रो पावर ऊर्जा है उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, तो आप इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, और ये मास वाला जो पॉइंट है इसको आप एक बार नोट कर लें, आपका जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें ये आप पॉइंट दे सकते हैं। अगली जो आर्टिकल है वह है सड़क हादसों से संबंधित। जैसे हमें पता है भी जो हाल ही में क्या हुआ, तो टाटा समूह के जो पूर्व मुखिया थे जिनका नाम था साइरस मिस्त्री, तो उनका क्या हुआ था, एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी उनकी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है अभी क्या, उन्होंने एक तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो जो नियमों का पालन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसमें ये आर्टिकल लिखा गया है ये यशपाल सिंह जी का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आर्टिकल में। इसमें आर्टिकल में बताया गया है भी 2021 की अगर हम सड़क हादसों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोग 2021 में 1.5 लाख लोगों की क्या हुई, सड़क हादसों के कारण मृत्यु हुई है। जबकि भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले केवल 1% वाहन है, यानी पूरी दुनिया में जितने वाहन है उसके केवल और केवल भारत में कितने, 1% है। मगर हादसों की बात करें तो कम से कम 11% लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या कारण जिम्मेवार है, सबसे पहली बात है लापरवाही। लापरवाही का मतलब यानी नियमों का सही से पालन न करना, जैसे हेलमेट न लगाना, ठीक है, या फिर जो सीट बेल्ट जैसे न लगाना। ठीक है, ये हमारी लापरवाही होगी। या फिर जानबूझकर जो हमारी जो अपोजिट साइड से वहाँ से ड्राइव करना, या हम बीच में कहीं से भी बिना कोई सिग्नल दिए, इंडिकेटर वगैरह दिए हम एक साइड में मोड़ लेना गाड़ी को, तो इससे क्या होगा, अभी जो लापरवाही होगी उसकी वजह से सड़क दुर्घटना होती है। इसी कारण से भारत में 11% है, यानी 1% वाहन है और मृत्यु के मामले हम 11% के हैं। इसी के साथ बताया कि जो हमारी सड़कें हैं उनका जो डिज़ाइन भी कुछ इस प्रकार से है, कहीं ना कहीं उनके में अनदेखी की जा रही है। यानी हम जहाँ हाईवे होते हैं, हाईवे के बिल्कुल मध्य से एक डिवाइडर निकाल देते हैं और वहीं से लोग मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें एक्सीडेंट के खतरे और कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए कहा गया भी जो विभाग हैं हमारे विभाग के बीच में भी तालमेल नहीं है। ठीक है, जैसे पुलिस विभाग है या आरटीओ है या हमारे जो पीडब्ल्यूडी है, तो इन विभागों में सामंजस्य नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं ये जो हादसे हैं बढ़ते जा रहे हैं और जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। एक इसके अगला पॉइंट ये दे रखा है भी उपचार हो रहा है,
यानी एक्सीडेंट के बाद जो उपचार मिल रहा है उसमें भी देरी हो रही है। तो उस देरी के कारण भी कहीं ना कहीं मृत्यु भी हमारी क्या है, मृत्यु का आंकड़ा है वह बढ़ता जा रहा है। वैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया गया जिससे हाल ही में क्या होता है, जो बिहार जाते हुए लोगों का एक्सीडेंट हुआ था एक बस का, उसका एग्जाम्पल लिया था। अभी उसकी क्षमता जो बस की थी वह तो 75 यहाँ व्यक्तियों की थी, मगर उसमें 135 व्यक्तियों को उसमें लेके जा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा, दुर्घटना हो गई थी। तो दुर्घटना क्योंकि उससे ज्यादा बस का तो टायर फट गया था, तो जिसकी वजह से टायर यानी गाड़ी में जो बस थी उसको साइड में लगाकर उसका यानी रिपेयरिंग कर रहे थे। फिर उसके अंदर कहा गया भी जो ठीक है, बस को साइड में लगाने के बाद अगर वहां पर ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाया ताकि आने वाले जो दूसरे वाहन है वह क्या कर सके भी अपनी रफ्तार थोड़ी सी धीमी कर पाए, जिसमें राजमार्ग प्राधिकरण का क्या भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि वह वहां पर कुछ जो एक्सेल्स वगैरह लगाए, एक्सेल मतलब कुछ बैरियर टाइप का लगाए, या वो जो होल्डिंग से होते हैं वह लगाए भी आगे जो रोड है या कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो अपना रफ्तार कम कर ले। ठीक है, और इसके अंदर आगे कहा गया है भी जो जो बस थी वह लगभग 15 से यानी 10 से 15 टोल प्लाजा पार करके आई थी, तभी उस पर ऐसी पूछताछ नहीं की गई थी। ठीक है, बाकी सारा उसके बारे में ही दिया रखा है। एक इसमें वैसे नॉर्मल नियम के बारे में देख रहे हैं भी टोल प्लाजा के 40 किलोमीटर इस साइड और 40 किलोमीटर दोनों साइड है, आपके पास एम्बुलेंस होनी चाहिए और पेट्रोलियम जो क्या कहते हैं उसको, जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ और क्रेन जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उसकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। मगर इसके अंदर एक सोल्यूशन दिया गया है, इससे क्या कर सकते हैं, इसमें राइटर ने एक सोल्यूशन दिया है भी इससे हम क्या करते हैं, अभी जो पुलिस का है उसका एक हम अलग विभाग बना सकते हैं जो सिर्फ इसी मामले से देखे भी कौन रूल का पालन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक इसके अंदर कहा भी एक आपको जो पुलिस के अंदर एक महानिर्देशक का पद सृजन करना चाहिए, जिससे क्या होगा भी वह जो वह काम करेंगे, जो वह पुलिस होगी वह केवल और केवल इसी से संबंधित है कार्य को देखेगी। ठीक है, इसी के अंदर ये क्या है, जो जो ट्रैफिक पुलिस है उनको संसाधन भी पूरे उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि जैसे उनके पास अगर पूर्ण संसाधन हो गए, जैसे अगर कोई गाड़ी है वह नो पार्किंग में खड़ी है तो उसको जिस वजह से एट ए टाइम उसका चालान हो या फिर उसको वहां से लेके जाया जाए। ठीक है, ऐसे सारे के सारे संसाधन उनके पास होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो ट्रैफिकिंग पुलिस होगी, एक ट्रैफिक पुलिस वह उसी काम के प्रति विशेषज्ञ हो। ठीक है, और साथ ही साथ थानों की भी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या गया, जो प्रस्तावित व्यवस्था है पुलिस की एक अलग पेट्रोलिंग और कार्रवाई का असर बिल्कुल अलग होना चाहिए, यानी इनका जो कार्य करने का तरीका है वह भी नॉर्मल पुलिस है उससे भी अलग होना चाहिए। ठीक है, और हवाईवे पर हमारी जो दुर्घटना होती है कहीं ना कहीं उन पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, और जो एक दुर्घटना होती है तो उसके तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला कहा गया जो मार्ग दुर्घटनाओं के प्रयास है वह जो कि इसमें कहा है जो अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना किसके होते हैं, परिवार के सबसे जो सक्रिय व्यक्ति होते हैं उसकी दुर्घटना होती है। तो उससे क्या होगा, उस परिवार के आर्थिक रूप से प्रभावित होता है, और साथ ही साथ जो भारत की जीडीपी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और एक इसमें बताया गया है कि दुर्घटना के कारण, ठीक है, दुर्घटना के कारण कितना, लगभग 35,000 करोड़ डॉलर यानी 35,000 करोड़ रुपए का भारत को हानि होती है। ठीक है, तो हम आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं यह देश के लिए एक नुकसान की चीज है। ठीक है, अगला जो ये आर्टिकल है इसमें कोई खास वैसे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट नहीं थे, इसमें सिर्फ ये दिया गया तो इतिहास से हमें क्या कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें एक दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं भी हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं था भी जिसके अंदर हमारे पेपर में से कुछ आ सके। ठीक है, इसमें कुछ एक दो दे रखा, जैसे जैसे जो रंजन गिरी के लेखक थे कल्हण, उनके बारे में एक बात करें भाई गुणवत्ता के उन्होंने कहा था, जो कवि की गुणवत्ता के बारे में उसमें बताया गया, तो इसके लिए जो बुक थी वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल के अंदर इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह हमारा किससे है, द हिंदू से आर्टिकल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भी अभी कुछ ही समय पहले आरबीआई के गवर्नर ने उन्होंने कहा भी आने वाले कुछ समय में हम क्या करेंगे, जो हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको हम 4% कर देंगे। ठीक है, इस 4% भी, और इसी पे आर्टिकल लिखा गया भी ये इतना आसानी है, इसके अंदर जो कुछ जो प्रोफेसर्स हैं जैसे प्रोफेसर केन्स है उनका उदाहरण दिया गया है, और एक हिटलर का भी उदाहरण लिया गया है भी किस प्रकार से अगर सार्वजनिक व्यय अधिक बढ़ता है तो उससे मुद्रास्फीति ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ठीक है, कहता क्या है इसमें कहा गया है, कहता क्या है भी जो सबसे पहले इसमें जो आरबीआई है हमारे, तो आरबीआई के गवर्नर ने उन्होंने कहा भी 24 महीनों के अंदर। ठीक है, इसमें जैसे ये जो लाइन थी वो एक दो मिसिंग हो गई, वो मैं
जब PDF अपलोड करूँगा तो उसमें ये टाइप कर दूंगा दोबारा, ठीक है। तो इसमें कहा गया जो RBI के जो गवर्नर है उन्होंने कहा भी हम आने वाले 24 महीनों के अंदर जो मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है हम जो 4% पर लाकर रख देंगे, ठीक है। जो मुद्रास्फीति को अच्छे से समझने के लिए हमने जो इकोनॉमिक्स का एक जो सीरीज स्टार्ट किया उसमें आप अच्छे से समझते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है। हम आम जो बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो महंगाई की दर है या मुद्रास्फीति की दर है उसको हम 4% लाकर रख देंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर जो लेखक है उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो कहीं न कहीं उन्होंने कहा जो जो हमारी पूर्व की जो एंग्लो अमेरिकन यानी जो पश्चिम की जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, उनके अंदर जो मुद्रास्फीति के लिए जिस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया वह एक सदी से चलने वाले विकास का परिणाम है। यानी कहीं न कहीं जो वहाँ मुद्रास्फीति है और भारत का मुद्रास्फीति है तो उसमें यानी उनके जो जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं उनमें और भारत में कम से कम एक सदी का अंतर है, ठीक है। इसके अंदर क्या भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वह पश्चिम की तुलना में कहीं न कहीं अलग है और यहाँ की सरकारें भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं और साथ ही साथ वहाँ की जो केंद्रीय बैंक होती है वह भी इनके साथ सारा प्रयास करती है। जबकि भारत में क्या देखते हैं, भारत में जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करती है, वहाँ कौन करती है, एक बार द्वारा केंद्रीय बैंक ही करती है। जब केंद्रीय बैंक विफल होती है तो उसके बाद सरकार आती है, ठीक है। इसके अंदर फिर दिया गया अभी ऐसी सिचुएशन कब हो गई थी, इसके अंदर एक कहा गया अभी जब पूंजीवाद का इसके जो हमारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था थी। जब 1929-1930 के अंदर एक आर्थिक मंदी आई थी काफी भीषण प्रकार की, तो उस प्रकार का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वह क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो उसके अंदर जैसे उससे पहले जो राइटर थे जैसे एडम स्मिथ थे उन्होंने भी क्या कहा था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मांग है वह पूर्ति का स्वतः यानी अपनी मांग है वह पूर्ति को स्वतः पूर्ति कर लेगी, मगर ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है भी 1929-30 के अंदर जो आई थी वहाँ यही देखा गया अभी तो मांग था यानी लोगों के पास जैसे बेरोजगार होते गए तो मांग कम होती गई, मांग कम होती गई तो पूर्ति कम होती गई, तो इस प्रकार से चलती गई और अर्थव्यवस्था बिल्कुल पंगु अवस्था में हो गई या बिल्कुल नीचे गिर गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो केन्स थे उनकी एक बुक आई थी उनमें उन्होंने कहा था जिसको नाम है द जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द मनी, जिसके अंदर जेम्स किन्स थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जब जो रोजगार था, ब्याज था, धन था या सामान्य सिद्धांत में कभी कभी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर समाजीकरण की भी आवश्यकता है। यानी इसका अर्थ है भी आप जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जरूरत पड़ने पर सरकार को भी इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को समय रहते बचाया जा सके, ठीक है। नहीं तो अर्थव्यवस्था में अमेरिका जैसे हालात हो जाएंगे तो क्या होगा भी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीदने की वजह से मांग और ज़्यादा कम होगी और मांग कम होने से पूर्ति कम होगी और पूर्ति कम होने से फिर बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ने के कारण फिर मांग कम होगी, तो इससे ये चक्कर चलता जाएगा और अर्थव्यवस्था बिल्कुल गरीबी की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कहा है अभी केन्स ने कहा था अभी ऐसी स्थिति के अंदर सामाजिकरण मतलब निजी निवेश है वह सार्वजनिक तौर पर यानी सरकार के द्वारा भी निवेश करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सके, ठीक है। फिर इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है हिटलर का, ठीक है। हिटलर का एग्जाम्पल क्या कहता है अभी, हिटलर ने सड़कों और हथियारों को क्या कहता है, हिटलर ने क्या किया था भी जब सड़कों को हथियारों के लिए काफ़ी मात्रा में सार्वजनिक निवेश किया था तो उससे ऐसी वाली सिचुएशन नहीं आई थी भी मुद्रास्फीति जैसी सिचुएशन नहीं बन पाई थी, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने अधिक मात्रा में खर्च भी किया जिससे मांग बनी रही और मांग बनने के कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अपने स्थिति पर बनी रही, ठीक है। इसी लगा क्या अभी जो सार्वजनिक नीति को बेरोजगारी को लक्षित नहीं करना चाहिए, जो सार्वजनिक नीति है उसको ये नहीं देखना चाहिए भी बेरोजगारी है या नहीं है भी, अगर उसको अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे प्रयास तो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है और केवल मुद्रास्फीति को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति देगा जो मुद्रास्फीति यानी जो अर्थव्यवस्था है कोई भी स्थिति ऐसी हो जाए जो मुद्रास्फीति को अस्थिर न करे तो इस प्रकार के निर्णय हमें लेने चाहिए और मुद्रास्फीति पूरी तरह से मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा वृद्धि के एक साथ कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर यही कहा गया है आर्टिकल के अंदर कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पूंजीवाद यानी निजी निवेशक प्रभावित होते हैं तो उस समय हमारी जो सरकार है उसको हस्तक्षेप करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य करना चाहिए, ठीक है। यही आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अब मैंने लगभग द हिंदू का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आज जो एक आर्टिकल वैसे आया था वह भी मुद्रास्फीति से संबंधित था, तो वो हम न्यूज़ में भी एनालिसिस कर लेंगे। साथ में आप मुद्रास्फीति का जो हमारा जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसमें से भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।